वेलकम स्टूडेंट। तो एक बार हम फिर से स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल राजन क्लासेस पे। तो आइए, अभी हमने इसके पहले एक हिंदी सब्जेक्ट का पेपर आपको सॉल्व करके दिखाया था, जो कि आपको 2022 में उसी के आधार पे क्वेश्चन पेपर बनेगा। तो वो तो था हिंदी का, यानी कि उन स्टूडेंट के लिए था जो आर्ट साइंस वाले हिंदी पढ़ते हैं, उसकी बात हो गई। लेकिन अब हम जो बताने वाले हैं ये वाली हिंदी, ये जो मैथ वाले बच्चे हैं, जो बायो वाले बच्चे हैं, इन दोनों को सामान्य हिंदी पढ़ना होता है। ठीक है, तो आइए हम इस सामान्य हिंदी को शुरू करते हैं बिना देर किए। तो ध्यान दीजिएगा, पहले तो यही कहना है कि सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो भाई। अगर लाइक हो गया हो तो शेयर करके आगे कर दीजिए, ताकि बाकी बच्चे भी अपनी तैयारी को और अच्छे से कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आपको ये भी पता है कि जो ये प्रश्न पत्र है ये 2022 का है, सामान्य हिंदी है। घंटे 3 यानी कि जो आपका समय है 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलेंगे। इसमें से आपको बता दें, टोटल 100 नंबर है बाबू। और इस वीडियो को देखने के बाद इस बात की गारंटी देते हैं, आप 100 में से 90 नंबर लाने के हकदार बन जाओगे, अगर हमारे द्वारा बताए गए तैयारी को करते हैं तब। वो कैसे पॉसिबल हो पाएगा, चलिए हम शुरू करते हैं, इस वीडियो को समझते हैं, उसके बाद बीच बीच में बातें करते रहेंगे। चलो भाई, खंड क। तो खंड क में क्या बोला जा रहा है? इसमें खंड क में बोला जा रहा है कि शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। कौन है भैया, बता दीजिए फटाफट, आप लोग को पता है तो। शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। पहला ऑप्शन है आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र, संपूर्णानंद, मोहन राकेश, रामकृष्ण दास। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें से जो सही विकल्प होगा वो है आपका संपूर्णानंद, यानी शिक्षा का उद्देश्य जो निबंध के लेखक हैं वो संपूर्णानंद है। ठीक है, अगर ये कर लेते हैं तो ये 1 नंबर आपका हुआ। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। लल्लू लाल की रचना है। चलो भाई, लल्लू लाल की रचना कौन सी है? तो पहले हमारा ऑप्शन दिया गया है सुख सागर, प्रेम सागर, परीक्षा गुरु, रानी केतकी की कहानी। तो इसमें जो आपका विकल्प नंबर दूसरा है प्रेम सागर, ये लल्लू लाल की रचना है। ठीक है जी, चलिए 1 नंबर ये भी हुआ आपका। आइए आगे समझते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्दा कहानी के लेखक हैं। प्रेमचंद्र हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, अमरकांत हैं, यशपाल हैं। तो इसमें से जो आपका सही विकल्प होगा वो होगा आपका यशपाल, यानी कि जो पर्दा कहानी के लेखक है वो कौन है? यशपाल जी हैं। ठीक है, चलो भाई 1 नंबर फिर आपको मिल गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आवारा मसीहा के रचनाकर है। आवारा मसीहा के रचनाकर जो हैं वो कौन है भाई, ध्यान समझिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है विष्णु प्रभाकर, रामवृक्ष बेनीपुरी, राहुल सांकृत्यायन, ठीक है, रांगे राघव। तो इन चारों ऑप्शन में से जो आपका सही विकल्प है वो होगा आपका विष्णु प्रभाकर, यानी आवारा मसीहा के जो रचनाकर हैं वो आपके विष्णु प्रभाकर हैं। ठीक है, चलो भाई अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका अंगा वाला क्वेश्चन है, वाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। कौन है भाई? आपका ऑप्शन दिया गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह, वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, तो चलिए एक टेस्ट हो जाए इस पर। ये क्वेश्चन आपको बताना है, देखते हैं कौन स्टूडेंट है जो हमें इसका उत्तर बता के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकता है। तो बाबू सभी लोग, आप लोग अच्छे से इस क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए। आइए हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। इसमें जो काव्य है उससे काव्य की साहित्य रचना इसमें पूछी जाएगी। हिंदी साहित्य के इतिहास से आपको 10 नंबर मिलने वाले हैं बाबू। 5 नंबर गद्य का होगा, 5 नंबर पद्य से होगा। तो गद्यांश का तो क्लियर हो गया, आइए पद्यांश के क्वेश्चन को भी हम लोग समझना प्रारंभ करते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है कि कामायनी किस युग की रचना है? कामायनी किस युग की रचना है भाई? कामायनी आपकी द्विवेदी युग की रचना है। ठीक है, ऑप्शन आपका 3 तो दिया गया, लेकिन इसमें सही कौन सा होगा? ये होगा आपका द्विवेदी युग। चलो भैया अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर घ पे ध्यान दीजिएगा, सॉरी ख पे। ठीक है, अब देखो क ख ग घ पढ़ना भी हमको भूल जा रहा है ना। चलिए भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम सबको मिला के पढ़ रहे हैं, उससे अलग थोड़ी ख ग हो गया है। चलिए, निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी का युग का है? अग्रदास, तुलसीदास, नंददास, रामधारी सिंह दिनकर जी। तो इन सभी ऑप्शन में से जो आपका नंददास हैं ये क्या है? ये प्रगतिवादी युग का कवि है। चलो भैया, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष। तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब होगा?
कब हुआ था इसके बारे में चलिए समझ लेते हैं। पहला ऑप्शन है 1941, 1943 ईस्वी, 1954 ईस्वी, 1947 ईस्वी। तो सबसे पहले और ज़रूरी बात ये बता दें, इसमें जो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड वाला है वो आपका सही होगा 1943, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन इतना इम्पॉर्टेंट है, इतना इम्पॉर्टेंट है कि ये हर साल पूछा जाता है, और बात करें 4 साल तो ये लगातार आया है, तो इसको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर घ के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर घ में क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर घ में बोला जा रहा है कि द्विवेदी युग की रचना नहीं है। आपका ऑप्शन है भैया प्रिय प्रवास, साकेत, कामायनी, भारत भारती। तो इसमें एक यही है भारत भारती जो कि द्विवेदी युग की रचना नहीं है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। बाकी आपका कामायनी द्विवेदीय युग का है, साकेत भी द्विवेदी युग का है, प्रिय प्रवास भी द्विवेदी युग का है, लेकिन भारत भारती जो है ये इस युग का यानी द्विवेदी युग का रचना नहीं है। ठीक है जी, आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर अंग पे। इसमें बोला जा रहा है क्या? निम्नलिखित में से कौन सी कृति महाकाव्य नहीं है? चलो बबुआ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम नहीं बताने वाले हैं। पहला है आपका रामचरितमानस, साकेत, पद्मावत, मामा। अगर महाकाव्य की बात की जाती तो सबसे पहले आपका जवाब होता क्या? रामचरितमानस क्या है? महाकाव्य है। लेकिन कंडीशनल क्वेश्चन बना दिया गया है, महाकाव्य कौन सा नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए भाई, कुछ आप भी करिए। 90 नंबर लाने का मतलब थोड़ी ना है कि पूरा का पूरा हम ही हल करेंगे। चलो भाई, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका 10 नंबर का है, और ये 10 नंबर आपको पाना है, करना कुछ नहीं है, बस छोटा सा चीज़ हम बताएंगे, ध्यान समझिएगा। इसमें आपको एक गद्यांश दिया रहेगा और उसको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ के उसका 5 प्रश्न पूछा जाएगा, 5 प्रश्नों के उत्तर आप दे देते हैं, 10 नंबर आपके खाते में चला जाएगा। तो चलिए समझते हैं। देखिए बोला गया है, दिए गए गद्यांश आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। चलिए, तो पहले आप देखेंगे, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती हैं, उससे कौन परिचित न होना चाहेगा? लाखों करोड़ों वर्षों के अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल आवश्यक है। तो बबुआ, हंसते मुस्कुराते आपको ये पकड़ना पड़ेगा कि किस चैप्टर का गद्य दिया गया है। ठीक है, तो हम आपको थोड़ा सा हिंट देंगे, ये आपका किससे दिया गया भाई? चलिए नहीं बताएंगे हम, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपका शुरू का ही पहले दूसरे चैप्टर में ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, मिलेगा क्या मिलेगा भाई? मतलब ये जो क्या कहते हैं भाई, गद्य का जो पहला चैप्टर है उसी का दिया गया। देखिए इसमें 5 क्वेश्चन पूछा गया है। बोला जा रहा है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ लिखना पड़ेगा। संदर्भ क्या होता है इसके बारे में अगर जानना है तो आप हमें कमेंट करिएगा, एक अलग तरीके का वीडियो हम आपको अपलोड कर देंगे। तो बाकी इसमें 5 प्रश्नों के जवाब देना है, इसका संदर्भ लिखना है। संदर्भ मतलब कि इसमें क्या बताया गया है, किस चैप्टर से है। तो आप बोलेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी से अवतरित है। ठीक है, जिसके लेखक जो भी है रामधारी सिंह दिनकर है। ठीक है, तो ये आप लिख दीजिएगा। क्लियर है? चलो, अगर कोई डाउट है पूछिएगा ज़रूर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है? अरे बबुआ, धरती वसुंधरा इसलिए कहलाती है क्योंकि लाखों करोड़ों वर्षों के अनेक प्रकार की धातुओं से पृथ्वी को पीस पीस कर अनेक प्रकार की मिट्टियों से इनके देह को सजाया गया है, इसीलिए क्या कहलाती है भैया? इसीलिए ये वसुंधरा कहलाती हैं। तो यानी कि जब इसको आप पढ़ेंगे आपको सब कुछ समझ में आएगा। बोला गया कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो ये जो जितना रेखांकित किया गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, इनकी व्याख्या करनी है। बड़ा आसान क्वेश्चन है भाई, बड़े फ्री में आपको नंबर मिल रहे हैं, ले लीजिएगा। ठीक है, आगे बोला जाएगा पृथ्वी की देह को किसने सजाया? सॉरी, हाँ देखिए जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे थे यहाँ पे वो दूसरा होगा, लेकिन यहाँ पे बोला जाएगा पृथ्वी की देह को किसने सजाया है। तो भाई आप बता सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया ही गया है। ठीक है, ऐसे करके यदि आप देखिए, क्वेश्चन भी बहुत कठिन नहीं पूछता है बाबू, बहुत आसान क्वेश्चन पूछता है। तो अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर देंगे तो टॉप कर जाओगे, इतनी तो गारंटी है। टॉप करने का ट्रिक हम आपको बीच बीच में देते रहेंगे और हिंदी की सबसे ज़ोरदार तैयारी हम आपको कराने के लिए तैयार हैं।
जो जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, चाहे वो संस्कृत का क्वेश्चन होगा, चाहे हिंदी गद्य का होगा, चाहे पद्य का होगा, चाहे व्याकरण का होगा, सभी के सभी हम आपको वो क्वेश्चन बता देंगे जो आपको बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली मुलाकात होगी। इसके लिए आप बने रहिएगा हमारे चैनल पे। यदि आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। हम आपको बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड हर न्यूज़, हर अपडेट, हर तैयारी प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो चलिए अब देखिए, उसके बाद अथवा करके एक पैराग्राफ और दिया गया है। अशोक का फूल उस मस्ती में हंस रहा है, पुराने चित्रों से इसे देखने वाला उदास होता है। वह अपने को पंडित समझता है। ठीक है, पंडिताई भी एक बोझ है, जितनी ही भारी होती है उतनी ही तेजी से डूबोती है। जब वह जीवन का अंग बन जाती है तो सहज हो जाती है, तो वह बोझ नहीं रहती। ठीक है, वह उस अवस्था में उदास भी नहीं करती। कहाँ अशोक के फूल कुछ भी नहीं बिगाड़ा, कितनी मस्ती में झूम रहा है। कालिदास इसका रस ले सके थे। अपने ढंग से मैं भी ले सकता हूँ, अपने ढंग से उदास होना बेकार है। तो बाबू ये आपका अशोक के फूल नामक चैप्टर से लिया गया है और आपको अच्छी तरह से 5 क्वेश्चन बड़े प्यार से पूछा गया है। आप इन सभी 5 प्रश्न का उत्तर अच्छे से दे दीजिए। प्रश्न कुछ इस प्रकार है। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। लेखक क्यों कहता है कि उदास होना बेकार है। बाबू जब इसको पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, तब भी नहीं समझ में आए तो बस एक छोटा सा कमेंट करिएगा। हम आपको गद्य और पद्य दोनों एकदम अच्छे से तैयार करा देंगे एग्जाम के पहले। ठीक है, चलो भाई, तो हिचकी आ रही लगता है बोर्ड एग्ज़ाम बहुत करीब आ रहा है, तो उसकी याद भी हमें आ रही है, तो आपको भी आना चाहिए। चलो भाई, तो ये देखिए आपका कुछ इस तरह से क्वेश्चन तैयार होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो ये गद्य का था और पद्यांश में भी आपको प्रश्न नंबर संख्या 4 में बोला जाएगा कि देखिए 10 नंबर यहाँ भी मिल रहा है, यानी कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये कितने नंबर का है? ये है टोटल 10 नंबर का। ठीक है, तो 10 नंबर का है, लेकिन इसमें जो पद्यांश दिया गया है ना, इसके अर्थ को काफ़ी गहराई से समझना पड़ेगा। इसके लिए बाबू हम एकदम खड़े हैं, अगर आप लोग साथ देंगे तो आपके हिंदी की एकदम गर्दा उड़ा दिया जाएगा। और ये नंबर पूरा 100% गारंटी के साथ दे रहे हैं। अगर आपका 90 नंबर से कम आए तो कहना, हम आपको गद्यांश और पद्यांश की तो एकदम फाड़ के रख देंगे। कहते हैं ना, पद्यांश को इतने अच्छे तरीके से तैयार करा देंगे कि आपके जुबान पे हो जाएगा। किसी भी चैप्टर का कोई भी पद्यांश उठाकर अगर एग्ज़ाम में दे दिया तो आई चैलेंज यू, ठीक है, चैलेंज करते हैं आप खुद से भी कि वो क्वेश्चन आपसे बच के नहीं जाने देंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, बोला जा रहा है कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अवलाजन के लिए कौन सा पथ? यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, तो पति समान स्वयं पुत्र को भी खोऊं। ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। तो ये कैकेयी जी अपनी बातों को रख रही हैं, कैकेयी के अनुताप गीत से लिया गया है। बाबू इसके अर्थ को हम एकदम अच्छे से खोल देंगे और देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है। और हाँ, यहाँ बोला जा रहा है, थोड़ा सा और छूट रहा था, करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर अनुताप न करने पाऊं। यानी कि वो कहती हैं इतना बड़ा पाप करने के बाद भी हम अब थोड़ा सा पछताना, मतलब अनुताप भी नहीं कर पाऊं। कौन सा पाप कर दी हैं? राम जी के वनवास मतलब राम जी जब वनवास चले जाते हैं तो ये कैकेयी जी अपने आप को दोषी ठहराती हैं कि हमारी वजह से राम जी को कहाँ जाना पड़ा था? वन जाना पड़ा था। तो आइए इसमें क्वेश्चन कुछ पूछा जा रहा है। बोला जा रहा है कि उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ तो सबसे पहली बात लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के कैकेयी का अनुताप नामक चैप्टर से अध्याय से लिया गया है, जिसके लेखक जो भी हैं आप इतना लिख देंगे, आपका तैयार हो गया, 2 नंबर आपके खाते में चला गया। आगे बोला गया कि रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। चलिए हम व्याख्या तो नहीं करेंगे, लेकिन आपको अर्थ बता देते हैं, आप लिख लीजिएगा। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अवलाजन के लिए कौन सा पथ? दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, यानी कि दुर्बलता का जो शपथ होता है ना, दुर्बलता का विशेष चिन्ह होता है। जैसे किसी को किसी बातों पे विश्वास नहीं होता है तो वो कसम खाता है कि हम इसका कसम खा रहे हैं, हमने नहीं चुराया है,
कोई भी बात होती है, अगर कहीं पैसा चुरा, भैया हम अपने लड़का का कसम खा रहे हैं हमने पैसा नहीं चुराया है, यानी कि दुर्बलता का विशेष शपथ, यानी वो कसम खा के शपथ ले रहे, शपथ खा के कह रही हैं कि वो अपनी दुर्बलता को दिखा रही हैं शपथ खा के, और कह रही हैं कि पर अवलाजन के लिए कौन सा पथ है, यानी कि हमारे जैसी अवलाजन के लिए कौन सा पथ है, कौन सा रास्ता है। तो इस तरीके से आप इनकी कही गई बातों को और भी गहराई से लिखना चाहते हैं तो आप कमेंट करिएगा, हम इस पद्यांश के साथ साथ पूरे इस चैप्टर को एकदम अच्छे से हिंदी तैयार करवा देंगे। ठीक है, आइए तो 5 नंबर आपके यहाँ से मिल जाएंगे। और यहाँ बोला जा रहा है क्या, तीसरे प्रश्न में बोला जा रहा है कि करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, इतना घनघोर पाप करने के बाद भी मैं शांत रहूं। कौन कह रहा है, कैकेयी जी खुद से कह रही हैं। ठीक है, और बोल रही हैं राई भर भी अनुताप न करने पाऊँ, क्या रत्ती भी मैं अब खुद को मतलब अनुताप पछतावा न करूं, कहने का मतलब यही है। और यहाँ बोला है कि इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, क्या बाबू बता सकते हो आप लोग कौन सा अलंकार है। यहाँ पे बहुत मस्त अलंकार है, तो अलंकार को जानने के लिए आप हमें कमेंट करिएगा, हम आपको अलंकार भी अच्छे से पढ़ाएंगे। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और बोला जा रहा है क्या, इसमें पद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए, पद्यांश का भाव एकदम स्पष्ट करना है, इसके लिए आपको अर्थ जानना बहुत ज़रूरी है। उल्टा सीधा अर्थ लिखोगे बाबू नंबर कटेगा, नंबर कटेगा तो नंबर कम आएगा। तो नंबर कटने की वजह अगर आप पढ़ नहीं पा रहे हैं तो हमें बस कमेंट करिएगा, हम पूरा का पूरा चैप्टर आपको एकदम अच्छे से पढ़ा देंगे। ठीक है, भाषा की विशेषताएं बताओ, इसमें भाषा की विशेषताएं बताना है। अथवा करके एक और पैराग्राफ दिया गया है, बोला जा रहा है लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे। ठीक है, होना देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को, जो थोड़ी सी श्रमिक वह हो गोंद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। ठीक है, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भुतांगना को। तो ये बाबू लिया गया है आपके गद्य पद्यांश से एक पैराग्राफ, और इसमें भी आपके 5 प्रश्न पूछे गए हैं जिसका जवाब आपको देना पड़ेगा, और दे पाएंगे प्रॉपरली जवाब तभी दे पाएंगे जब आप इसकी हिंदी अच्छे से जानते रहोगे। अगर इसकी हिंदी को जानना है तो हमें कमेंट करिएगा, हम इस वीडियो को अपलोड करेंगे इस चैप्टर के पूरे टॉपिक को, तो आपका वहाँ से तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हो जाएगा। आइए अब आते हैं, ऐसे 5 क्वेश्चन पूछा गया है, देख रहे हैं आप लोग, ठीक है ना। चलिए अथवा करके दिया गया, या तो आप ये वाला कर लीजिएगा या तो आप वो वाला कर लीजिएगा, और इसको करने से आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। प्रश्न संख्या 5वें में आते हैं, इसमें बोला जा रहा है क्या, निम्नलिखित में से किसी लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचना का उल्लेख कीजिए। तो साहित्यिक परिचय माने 5 नंबर का क्वेश्चन है, और इसमें आपको जीवन परिचय लिखना है, और शब्द की सीमा कितनी है, 80 शब्द आपका होना चाहिए। ठीक है, और इसमें बोला जा रहा है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय लिखना है। ठीक है, और किसका लिखना है, और लिखना है आपको किसका भैया, और आपको लिखना है किसका है, हाँ APJ अब्दुल कलाम का लिखना है, वासुदेव शरण अग्रवाल का लिखना है। इन तीनों में से किसी एक का लिखना है। अब ये मत समझिए तीनों को लिखना है, एक ही लिखना है, आपको 5 नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। ये तो हो गया गद्यांश की बात। पद्यांश में भी एक जीवन परिचय लिखना होगा, जिसमें बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का ठीक है क्या है, एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर यहाँ से आपको मिलेगा। ठीक है, और कौन कौन से हैं, शब्द सीमा आपकी 80 है, मैथिली शरण गुप्त जी हैं, सुमित्रा नंदन पंत हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो इनमें से आपको 3-3 को दिया गया है, करना एक ही रहेगा। तो आप एक अच्छे से तैयार कर लीजिए कोई भी, और आप अच्छे से पूरा 10 नंबर यहाँ से भी उड़ा ले जाइए। अब देखिए बोला गया है प्रश्न संख्या 6वें में, बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। शब्द की सीमा 80, यानी कि बहादुर हमारे सिलेबस में एक क्या है, हमारे सिलेबस में एक बहादुर और पंचलाइट नाम की कहानी है, जिसका उद्देश्य पर हमें क्या करना है, 80 शब्द में अच्छे से लिखना है। प्रकाश डालने का मतलब ये थोड़ी ना कि लाइट बार दीजिए उस पर, नहीं, उसको क्या करेंगे आप, उसको अच्छे से उसमें जो कहानी है उसका मुख्य पॉइंट आप अच्छे से लिख दीजिएगा, और आपको यहाँ से
5 नंबर मिल जाएगा। या उसको लिख सकते हैं अथवा करके 2 कहानी और है, ध्रुव यात्रा है और कथा वस्तु, इसको अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है, चलो जी क्लियर हो गया। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7, इसमें बोला जा रहा है कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न है 5 नंबर का और अधिकतम शब्द है कितना, 80। क्या है, स्वपठित खंडकाव्य में देखिए क्या क्या दिया गया है। श्रवण कुमार खंडकाव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। तो देखिए ये अलग अलग जिला के लिए अलग अलग खंडकाव्य होता है। फिलहाल हम बनारस के लिए बता रहे हैं क्योंकि ये हम आपको क्लियर कर दें, रश्मि रथी जो खंडकाव्य है ये बनारस में चलता है। ठीक है, इसमें बोला जाए कि रश्मि रथी खंडकाव्य के आधार पर कर्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। ठीक है जी, तो ये आपको करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन हो गया, या तो ये कर लीजिए कर्ण का चरित्र चित्रण लिख लीजिए, या तो फिर आप लिखेंगे क्या, रश्मि रथी खंडकाव्य के आधार पर कर्ण का चरित्र चित्रण। यानी दोनों क्वेश्चन सेम है, आप दोनों में से किसी को भी कर सकते हैं। ऐसे ही करके मुक्ति यज्ञ खंडकाव्य है, त्यागपथी है, ठीक है, लोकवृत्त है, सत्य की जीत है, ऐसे करके बहुत सारे हैं। तो आप इसको देख लेंगे तो आपका भी डाउट क्लियर हो जाएगा। कौन से जिला में कौन सा खंडकाव्य आता है, आप अगर समझना चाहते हैं तो आप हमें अपना जो भी राय है कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, उसके हिसाब से हम आपको इसका बता देंगे। ठीक है, खंडकाव्य के बारे में। चलो भाई, अब आते हैं खंड ख में। खंड क खत्म हो गया, खंड ख में बोला जा रहा है क्या, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पटु पत्रकारिष्यति, ठीक है, परमश सर्वोच्च गुण। यानी कि ये आपका संस्कृत का दिया गया है। अगर आप संस्कृत पढ़ लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़े तब तो और अच्छी बात है। पूछिए कैसे। अच्छी बात इसलिए है कि हम आपको एकदम अच्छे से ये वाला पैराग्राफ अच्छे से एकदम अच्छे से भाई ऐसा समझा देंगे एक बार कि दोबारा कॉपी छूने का मन नहीं, मतलब दोबारा आपको क्वेश्चन बैंक या फिर बुक छूने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर देखना चाहते हैं तो बस कमेंट करिएगा, हम आपको बिल्कुल तुरंत वीडियो अपलोड करेंगे और आपकी हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सबकी तैयारी, इन सभी सब्जेक्ट की तैयारी एकदम बहुत अच्छे से कराने वाले हैं। तो चलिए, अथवा करके एक और दिया गया है इसमें पैराग्राफ, हंसराज तदयो, ठीक है, ये भी आपका किस में दिया गया भाई, ये भी आपका संस्कृत का ही है और इसमें भी आपको इसका अनुवाद लिखना है, हिंदी में करना है। कैसे करना है हम इसके बारे में आपको एक वीडियो अपलोड करके बता देंगे। आगे बोला गया खंड ख में दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन है ये। कितने नंबर का है बाबू, 7 नंबर। पूछा क्या गया है, बोला गया है नमे रोचते भद्रम व उलुकोस्यमिवेचनम। ठीक है, बड़ा संस्कृत उल्टा सीधा होता है लेकिन फिर भी लपेट दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे ये भी बोला जा रहा है ठीक है, अक्रुद्धस्य मुख्यम पश्यम कथम कुद्धो भविष्यति। और ये 7 नंबर का है बाबू। अगर इसका आप अनुवाद करते हैं ना 7 नंबर आपको मिलेगा। इसके बाद आपको एक और प्रश्न दिया गया है अथवा करके, परोक्षते कार्य हंतारम परोक्षते कार्य हंतारम, ठीक है, प्रत्यक्ष प्रियवादिनम, ठीक है, वर्जतिरेदार्स्यम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। ये आपका संस्कृत का एक और श्लोक दिया गया है, इसका अनुवाद करना होगा। तो टेंशन मत लीजिए, इस सभी संस्कृत के जितने भी चैप्टर हैं हम सभी को एकदम एक तरफ से क्लियर कर देंगे, तो आपका जो डाउट है क्लियर हो जाएगा। और ये 7 नंबर आपको यहाँ से जाने नहीं देना है, बिल्कुल उठा लेना है। अब ये संस्कृत का खत्म होता है। नीचे आपको दिया गया है कि निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे तलवार की धार पर चलना, बड़ी मुसीबत का काम करना। ठीक है, तो सबसे पहली बात, तलवार की धार पर चलना एक तरीके से बहुत मुसीबत, मतलब बहुत कठिन कार्य करना। ठीक है, टका सा जवाब देना, दाल में काला होना, जैसे दाल में काला होना। ठीक है, अब मान लीजिए घर पे हैं आप, ठीक है, घर पे रहने का मतलब है
अगर आप किसी से बात कर लेते हैं, ठीक है, तब कोई अगर जैसे आपकी सिस्टर हो गई, जैसे आप किसी लड़की से चैटिंग कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो कोई बोले या ना बोले लेकिन आपकी सिस्टर ज़रूर बोलेंगी कि भैया दाल में कुछ काला है, यानी दाल में कुछ काला होने का मतलब समझ रहे हैं, पूरी दाल काली है, वहाँ दाल के काले में की बात कर रहे हैं। तो वही चीज़ कुछ बात होना, तो दाल में काला होना यानी कुछ बात होना, तो इसको आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं कि सिस्टर मतलब बहन अपने भाई से बोलती है भैया दाल में कुछ काला है, ठीक है, ये आप बना सकते हैं। नमक मिर्च लगना, तो भाई बुरा लगना, ठीक है, मर्चा लगत हो ऐसे बोलते हैं ना भोजपुरी में, मिर्च लग रहा है, तो भैया नमक मिर्च लगना माने बुरा लगना। तो यहाँ से एक ही करना है, आप उसी को ट्राई करिएगा जिसके बारे में आपका फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अब ऐसे ही करके व्याकरण के क्वेश्चन है, बोला गया निम्नलिखित शब्दों में से संधि विच्छेद का सही विकल्प चुनकर कीजिए। क्या है पहला, तथपि का संधि विच्छेद, तथा प्लस अपि, ठीक है, तथ प्लस पी, त प्लस थपी, तथ प्लस अपी, ऐसे करके आपको 4 ठो दिया गया है, इनमें से आपको जो सही लगे उसको टिक कर दीजिए, आपका सही हो जाएगा। परमेश्वर का संधि विच्छेद, परमधर ईश्वर, परम ईश्वर, ठीक है, ये भी आपका संधि विच्छेद है, इसको भी कर लेंगे। चलिए अब गायक, गायक का संधि विच्छेद, ग प्लस अकह, ठीक है, या फिर ग प्लस अकह, जो भी रहेगा आप इसको सही कर लीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएगा। आगे बोला जा रहा है ख में, क्या बोला जा रहा है, यहाँ बोला जा रहा है कि दिए गए निम्नलिखित शब्दों की भक्ति और वचन है। पहला आत्मनः के आत्मनः में विभक्ति वचन और वचन है, कौन सा है भाई, आत्मनः में। आप लिख सकते हैं षष्ठी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन, पंचमी विभक्ति ए बहुवचन, ठीक है। तो जो भी है आप इसको कर लीजिएगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछता है। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्या बोला जा रहा है भाई, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, यहाँ पे बोला जा रहा है एक चीज़ तो क्लियर हो रहा है, क्या है ये हो गया, सॉरी, ठीक है, यहाँ बोला जा रहा है क्या है, नानान, ठीक है, नामनान में विभक्ति और वचन, इसको भी आप करिए लेंगे, संस्कृत का ही टॉपिक है। ऐसे करके आपका पूरा खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे 11वें प्रश्न में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। वसन, व्यसन, विवश और व्याकुल, कवच और भोजन। तो भाई क्या है, शब्द युग्मों का एकदम अच्छे से यूज़ करिएगा और इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। अगर कोई डाउट होता है तो इसके बारे में बिल्कुल फ्री रहिएगा, हम आपको ज़रूर बताएंगे, ठीक है। ये आपका 1-1 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको 1-1 नंबर मिलता चला जाएगा। आगे आएंगे ऐसे ही करके आपका सारा क्वेश्चन है, बिल्कुल एकदम आसान सा है, ठीक है। अब निम्नलिखित शब्दों में किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। जैसे यहाँ पे अंबर है और पट है, विधि है, नाग है, तो बिल्कुल लिख सकते हैं ना, क्या लिखना है, एक शब्द के 2-2 अर्थ लिखना है, हो जाएगा। चलिए भाई अब आगे आते हैं। यहाँ ग में बोला जा रहा है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए जो आँखों के सामने हो। क्या कहते हैं, नेत्र सन्मुख, प्रत्यक्ष, आँख के आगे, प्रत्येक आँख। तो क्या होगा भाई, यानी कि क्या बोला गया है निम्नलिखित शब्दों में से, हाँ, आँखों, जो आँखों के सामने हो, तो प्रत्यक्ष हो जाएगा ना, ये सही है बी वाला, ठीक है। ऐसे ही जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु हो जाएगा, है ना, ऐसे ही आपका पूरा हो जाएगा। और यहाँ पे लास्ट में आएंगे तो आपको बोला जाएगा कि एक ख, ये वाला प्रश्न है, इसमें क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का कुछ शुद्ध करके लिखिए। तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं, यानी तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं, इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं, सम्मेलन में कवयित्री ने भाग लिया, कृपया अनुमोदन करने की कृपा करें। यानी कि इन सभी में से आपको एक ही शब्द को, सॉरी एक नहीं 2, ठीक है, क्या करना है, अशुद्ध दिया गया है, शुद्ध करके लिखना है। तुम तो कुर्सी पर बैठो, यानी कि तुम कुर्सी पर तो बैठो, यानी कि इसको आप सही करेंगे, तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं, ठीक है, तो इसको सही कर लीजिएगा, हो जाएगा। अब देखिए लास्ट में आता है क्वेश्चन नंबर 12 प्रश्न में बोला जा रहा है कि वीर रस अथवा हास्य रस की का अस्थाई भाव और उदाहरण सहित परिभाषा दीजिए। और ये क्वेश्चन 2 नंबर का है। जितना भी नीचे क्वेश्चन है, श्लेष और उत्प्रेक्षा अलंकार 2 नंबर का है, दोहा और सोरठा आपका 2 नंबर का है, ठीक है। बैंक खाता में खोलने के लिए
प्रबंधक को खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र कैसे लिखते हैं, इसके बारे में भी आप यहाँ पे लिखेंगे, 6 नंबर आपको मिलेगा। अब देखिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, फार्म मतलब चले जाएंगे बैंक में चले जाएंगे, पता लगा उनको फार्म भरने नहीं आता है, नामे नहीं लिखने आता है, तो बड़ी बेइज्जती होती है। ठीक है, तो एक अच्छा सा एप्लीकेशन लिखना सीख लेंगे तो आप अपने सीखने के साथ साथ दूसरों को भी सिखा सकते हैं। इसीलिए आपको यहाँ पे 6 नंबर दिया जाएगा बोर्ड एग्ज़ाम में, यदि आप लिख लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही करके आप लिख सकते हैं, या तो आप इस पर लिख दीजिए या तो यहाँ पे लिखेंगे शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ से जिला अधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बारे में आपको लिखना है और कैसे लैंग्वेज लिखना है, इसके लिए आप आइडिया लगा सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलो भाई, अब आते हैं प्रश्न संख्या 14 पे। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। तो निबंध आपको लिखना है जी, ये देखिए कितने नंबर का है, ये टोटल 9 नंबर का है। और इसमें पहला है देश में बेरोजगारी की समस्या, आतंकवाद की समस्या और समाधान, वृक्षारोपण का महत्व, विद्यार्थी और राजनीति, देश की समृद्धि और विकास में समाचार पत्रों की भूमिका। तो हमारे हिसाब से आपके लिए ये वाला टॉपिक और ये वाला टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिस पे आप और अच्छे से लिखेंगे और आप पूरा नंबर यहाँ से पा जाएंगे। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा कुछ, ये पेपर जो हमने आपको सॉल्व कराया इसके बारे में पूरा आइडिया हो गया होगा। और अब हम शुरू करेंगे आपके गद्यांश और पद्यांश को, और अच्छे से एकदम उसको क्लियर करेंगे। बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री के इंतज़ार में रहिए, बहुत जल्द ही हम फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी पेपर आपके सामने लेकर आने वाले हैं। सो थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सब्जेक्ट के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।